हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की जो क्लास है यह हिंदी की क्लास रहेगी, यानी कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है जो कि यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल या अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो इसमें लगभग 35 से 40 क्वेश्चन का संकलन है और इन प्रश्नों का अध्ययन हम लोग विस्तृत रूप में देखेंगे। एक एक विकल्प को हम लोग देखते हुए चलेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन की। इससे पहले हम शुरुआत करें तो तब तक आप लोग जो है इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। वीडियो पर नए हैं तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है वीडियो को लाइक आप तभी करिएगा जब आपको लगे कि वास्तव में मटेरियल अच्छा है। ठीक है, चलिए आइए। हमारा जो आज का पहला प्रश्न जो है आप देखें स्क्रीन पर कि जो आज का पहला प्रश्न है, यहां एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? आपको बताना है अलंकार। कह रहा है कि जहां पर एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, ये आपको बताना है कि कौन सा अलंकार होता है। क्या अर्थ श्लेष होगा, शब्द श्लेष, श्लेष या यमक? या धमक नहीं होगा, यमक अलंकार होगा। तो कौन सा होगा? तो आप कहेंगे कि जब कोई किसी अलंकार में एक शब्द प्रयुक्त होता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है तो वहां पर होता है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, अर्थात एक ही शब्द में अनेक अर्थ होते हैं तो इसलिए इसे श्लेष कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 देखें। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। क्या उत्प्रेक्षा होगा, अनुप्रास होगा, मानवीकरण होगा या पुनरुक्ति प्रकाश होगा? तो यहां पर कौन सा होगा? तो यहां कौन सा होगा? आप सभी जानते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है, जन जानव मन मानव वाला जो रहता है। ठीक है। जहां पर तुलना रहती है, ठीक है ना, जान लो मान लो, वहां अनुप्रास अलंकार क्या है? जब वर्णों की आवृत्ति हो। मानवीकरण, जब कोई प्राकृतिक वस्तु मानवीय व्यवहार करे वहां मानवीकरण। तो क्या होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का मतलब होता है जब एक ही शब्द दो बार आए और अर्थ ना बदले और उसका अर्थ ना बदले, अर्थात वही अर्थ रहे जो पहले का है। ठीक है, ना बदले, तब होगा पुनरुक्ति अलंकार। क्लियर है यहां तक कि नहीं है? चल अगला देखें। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। आपको यह बताना है कि कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है, बात तो सही है। आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं। यहां पर लिखा क्या है? यहां होता है फलाहार, फलाहार होता है, अर्थात यह जो है आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्लियर है आप जहां तक समझ पा रहे होंगे चीजों को? ठीक है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 है।
जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यहां वाक्यांश से संबंधित शब्द हैं। क्या इसका आंसर होगा? क्या आपत्निक होगा, वियोगी होगा, विदुर होगा, या फिर विपत्नोक नहीं होता है, विपत्नीक होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? तो क्या बताएंगे आप? इसका आंसर बताएं क्या होगा? तो कहेंगे इसका आंसर जो है विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा, विपत्नीक होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? विपत्नीक होगा। आपत्नीक का अर्थ क्या होगा? आपत्नीक के लिए वाक्य क्या होगा? तो क्या बताएंगे? जिसकी पत्नी साथ ना हो, जिसकी, सॉरी, विपत्नीक का मतलब है जिसकी पत्नी साथ ना हो, और आपत्नीक का मतलब आ माने नहीं, पत्नी माने पत्नी, जिसकी पत्नी ना हो, जिसकी पत्नी ना हो, ना हो। ठीक है, उसके लिए। वियोगी का मतलब क्या है? वियोगी कौन होता है? जो किसी के लिए दुखी हो, जो किसी के लिए दुखी हो, उसे वियोगी कहते हैं। ठीक है, और विधुर का मतलब होता है जिसकी पत्नी मर गई हो या देहांत हो गया हो, मर गई हो। बात समझ में आई है? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? क्या अरहर होगा, क्या अहीर होगा, आषाढ़ होगा, या फिर आखेट होगा? तो अहेर शब्द का अर्थ क्या होगा, यह आपको बताना है। अरहर, अहीर, आषाढ़ और आखेट, यह आप लोग बताएं। तो क्या बताएंगे कि अहेर शब्द का जो तत्सम रूप होता है वो आखेट होता है। क्या? आखेट। अहीर का क्या होता है? आभीर होता है। अहीर का तत्सम क्या होता है? आभीर होता है। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो कहेंगे तत्सम होते हैं संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं, जो संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में यूं ही प्रयोग कर लिए जाते हैं, जस के तस, उन्हें कहते हैं तत्सम। ठीक है, और तद्भव क्या होता है? संस्कृत शब्दों का विकृत रूप जो है वो तद्भव होता है। क्लियर है? चल आगे देखें हम लोग। प्रश्न संख्या 9 देखें। मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? मच्छिका का तत्सम क्या होगा, यह आपको बताना है कि मच्छिका का तत्सम क्या होगा, और उम्मीद करते हैं यह आप लोग बता पाएंगे। तो क्या बताएंगे? मच्छिका किसका तत्सम है? हाँ, तो मच्छिका किसका तत्सम, अर्थात आपको बताना है तद्भव। तो क्या बताएंगे? मच्छिका जो है मक्खी का तत्सम रूप है। मक्खी क्या है? ये तद्भव है। मछली का तत्सम क्या होगा? तो क्या बताएंगे? मत्स्य बताएंगे। मत्स्य जो है मछली का तत्सम होता है। मच्छर का तत्सम रूप क्या होगा? तो मच्छर का जो तत्सम रूप होगा वो मत्सर होगा। क्या होगा? मत्सर। और मिट्टी का तत्सम रूप क्या होगा भाई? मिट्टी का क्या होगा बताएं आप? जो है मिट्टी का तत्सम रूप होगा मृत्तिका। क्या होगा? मृत्तिका होगा। ठीक है, मृत्तिका होगा। क्लियर है? मृत्तिका। प्रश्न संख्या 10 देखें। तत्सम शब्द कौन सा है? आपको यहां तत्सम पहचानना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो क्या बताएंगे कि यहां पर जो है शब्द दिए हैं सूरज, स्वर्ण, कुआं और कपूत। तो क्या बताएंगे? कहेंगे यहां पर जो है विकल्प बी आपका बिल्कुल सही होगा। यह जो है स्वर्ण जो है यह तत्सम रूप लिखा हुआ है। स्वर्ण का तद्भव अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? तो कहेंगे स्वर्ण का तद्भव रूप सोना होता है। ठीक है, सोना होता है। क्लियर है कि नहीं है?
बाबू नहीं, है ना। सूरज का तत्सम रूप क्या होता है, तो कहेंगे सूरज का तत्सम रूप सूर्य होता है। क्लियर। कुआं का तत्सम रूप क्या होगा, तो कुआं का मेरे दोस्त कूप होता है। और जबकि कपूत का तत्सम क्या होता है, तो कपूत का तत्सम होता है कुपुत्र। क्या होता है भाई, कुपुत्र होता है। क्लियर है कि नहीं है, यहां तक आपको बातें समझ में आई है। ओके, तो इस चैनल के माध्यम से जो है आप यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल आदि विषयों के लिए हिंदी बेहतर तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। हिंदी बेहतर तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, बेहतर, ठीक है। इसके अलावा आप जो है सब्जेक्टिव अगर पढ़ना है, सब्जेक्टिव पढ़ना है, तो इसके लिए एक चैनल है स्टडी आईक्यू मंत्रा। स्टडी आईक्यू मंत्रा, यहां पर जाके आप जो है, यहां पर जाके आप जो है विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। यहां अभी इतिहास सीरीज चल रही है, चैप्टर वाइज विस्तृत अध्ययन चल रहा है, तो वहां से आप लोग जो है अध्ययन कीजिएगा, ठीक है। और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोनों ही चैनल। ओके, यहां आपको प्रैक्टिस मिलेगी और वहां जो है स्टडी आईक्यू मंत्रा पर आपको विस्तृत अध्ययन करने को मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और प्रश्न संख्या 11 देखें। प्रश्न संख्या 11 देखें। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो अश्व का पर्यायवाची क्या नहीं होगा, तुरंग, धोतक, घोड़ा या हथ। तो यहां देखिए विकल्पों में गलती हो गई है, तो मैं सीधे यहां बता देता हूं कि अश्व के पर्यायवाची होते हैं, तुरंग होता है, ध्यान रखिएगा, घोटक होता है, घोटक होता है। इस हिसाब से ये दोनों नहीं हो गए, गलत हो गया ना, इसलिए घोड़ा होता है, घोड़ा होता है, बाज होता है, और क्या होता है, बाज होता है होता है। तो ये जो है घोड़े अश्व के पर्यायवाची हैं, आप इनको याद रखेंगे। विकल्पों को आप यहां से सिरे से नकार दीजिए, ठीक है। क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रश्न संख्या 12। मार शब्द का पर्यायवाची है, तो मार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो क्या होगा, तो बताएंगे मार शब्द का जो पर्यायवाची है वो अनंग है, ठीक है, अनंग। मार पर्यायवाची है किसका, तो यह किसका है, या कामदेव का है, किसका है, कामदेव का है, ठीक है, कामदेव का है। अन्य पर्यायवाची की बात करें तो क्या हो जाएगा, मनोज हो जाएगा, मनमत हो जाएगा, ठीक है। ये जो है अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे, इनको भी आप लोग याद रखिएगा, विकल्प आपका अनग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है, यह आपको बताना है। क्या घात प्रतिघात विलोम रूप नहीं है, क्या प्रसारण शकुंचन, शाश्वत सदैव और खग या मृग। तो कौन सा यहां पर विकल्प होगा, ये आपको बताना है भाई, आपको यह बताना है। क्लियर है ना। तो क्या बताएंगे, कहेंगे घात और प्रतिघात, ठीक है। घात का मतलब वार करना और प्रतिघात का मतलब बचाव, ठीक है। प्रतिघात उसके एवज में प्रतिघात करना। प्रसारण का मतलब होता है फैलाना और शकुंचन का मतलब होता है कम करना, ठीक। शाश्वत का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, और सदैव का भी मतलब होता है हमेशा, यानी कि ये आपस में पर्यायवाची हैं। तो विकल्प आपका जो है सी सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 देखें। हर्ष का विलोम बताएं। हर्ष का विलोम क्या होगा, हर्ष का मतलब होता है खुशी, हर्ष का मतलब होता है खुशी, उल्लास, ठीक है ना, खुशी, उल्लास, आनंद,
है ना। तो इसका क्या होगा, आमोद प्रमोद सब जो है इसके पर्यायवाची होंगे। तो इसका भी विलोम क्या होगा, इसका विलोम विषाद हो जाएगा। हर्ष का विषाद आपको याद होगा, है कि नहीं। चले आगे बढ़ते चले, फटाफट बढ़े। प्रसारण का विलोम शब्द क्या है, तो प्रसारण मैं अभी बताया हूं। प्रसारण का मतलब होता है फैलाना, ठीक है। और आकुंचन का मतलब है कम करना, सिकोड़ देना। प्रश्न संख्या 16, जो अपने स्थान पर स्थित से अलग ना किया जा सके, जिसको अलग ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, अच्युत कहेंगे, अटूट कहेंगे, अटल कहेंगे, या फिर अदेय कहेंगे। यहां विकल्प आपको बताए कि जो अपने स्थान से अलग न किया जा सके उसे क्या कहेंगे भाई, उसके लिए आप बताएं। तो उसे क्या कहेंगे, विकल्प आपका ए सही होगा, उसे कहेंगे अच्युत। ठीक है, विकल्प ए इसका बिल्कुल सही हो। अटूट का मतलब क्या है, जिसे तोड़ा ना जा सके, ठीक है ना। अटल क्या है, अटल क्या है, जो अपनी बात से, जो अपनी बात से, जो अपनी बात से ना टले ना हटे, जो अपनी बात पर अडिग रहे। अदे मतलब क्या है, आदे, जो दिया ना जा सके उसे कहेंगे आदे, जो दिया ना जा सके। ठीक। प्रश्न संख्या 17, जो जमीन फोड़कर उगती या निकलती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। जो जमीन फोड़कर उगती या निकलती है उसको क्या कहेंगे, उद्भिज, जन्मजात, जरायुज या स्वयंभू, तो उसे कहते हैं उद्भिज। जन्मजात का मतलब होता है जन्म से ही। जरायुज का मतलब है माता के गर्भ से, माता के गर्भ से जन्म लेना, यह कहलाता है जरायुज, जन्म लेना। ठीक है। और स्वयंभू क्या मतलब होता है, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। ठीक है। प्रश्न संख्या 18, कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा भाई, तो कहानी शब्द का बहुवचन रूप विकल्प भी कहानियां हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखें। प्रश्न संख्या 19, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। तो वर्तनी की दृष्टि से यहां अभिराम सही लिखा है, अभिराम। अभिराम का मतलब क्या है, सुंदर। क्या होता है भाई, अभिराम का मतलब सुंदर होता है। प्रश्न संख्या 20 देखें, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। अब आपको यह बताना है कि यह वाक्य सही लिखा है या गलत। क्या कह रहा है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, में नहीं होता है, पथ जो है रास्ता, और समाज रास्ता पर होता है, तो क्या कहेंगे, पर होता है। और पर क्या है, तो दोस्त पर बताएंगे यह जो है कारक है। पर क्या है, तो कारक है। तो अशुद्धि भी कैसी हुई, तो कारक संबंधी अशुद्धि हुई, विकल्प बी हुआ। कारकों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। ठीक है। चलो आगे बढ़ो भाई। प्रश्न संख्या 21 देखो, इसमें क्या कहा गया है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। वाक्य क्या है, वाक्य क्या लिखा है, जब कंधे पर का भार पड़ेगा तब काहे का भाव मालूम होगा। यानी कि क्या कहते हैं, जब कंधे पर घर का भार पड़ेगा तब आटा दाल का भाव पता चलेगा। घर मतलब क्या, तो गृहस्थी का भार पड़ेगा तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। यहां विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। आप लोग जो है आंसर भी लगाते रहें, आप जो है कमेंट करके जरूर बताएं कि आंसर आपके जो है कितने सही कर पा रहे हो आप हिंदी में। किसी की या का पाकर उसके प्रति डॉट डॉट का भाव प्रकट करना आवश्यक है। तो क्या पाकर, किसी की सहायता पाकर, कृतज्ञता की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है। सहायता मानने, अब सहायता, कृतज्ञता का मतलब
क्या होता है, उसके उपकार को मानना। यह कृतज्ञ का लिख रहा है, मतलब कि उसके उपकारों को ना मानना। ठीक है। प्रश्न संख्या 23 देखें। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग है, तो इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो यहां क्या होगा, यहां विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। सम धनवाद, इसको कैसे लिखेंगे, सम धनवाद। और जो पहले पहले लगने वाला मूल शब्द के पहले लगने वाला वाक्या शब्दांश जो है, लगने वाला शब्दांश ही क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। और जो मूल शब्द के बाद में लगने वाला शब्दांश वो प्रत्यय कहलाता है, या शब्द नहीं कहेंगे, शब्दांश कहेंगे। ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रश्न संख्या 24। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल है। मैंने आम खा लिया है, इसमें कौन सा काल होगा? यह कह रहे हैं कि अभी पूर्ण हुआ है, तो अभी पूर्ण हुआ है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल कह सकते हैं, पूर्ण वर्तमान काल, या अभी अभी पूरा हुआ है वर्तमान में। लेकिन यहां विकल्प और दिए हैं, तो कहेंगे क्या? तो इसमें क्या कहेंगे, पूर्ण वर्तमान काल को और क्या कहते हैं, ये बता दो हमको जरा, क्या कहते हैं भाई? तो जो है एकदम सही होगा। तो उसको कहते क्या है, उसको क्या कहते हैं? पूरा हो चुका है, बीत गया है, बीते को भूत कहते हैं, और अभी बीता है निकट में, तो उसे क्या कहेंगे? कहेंगे मेरे दोस्त आसन्न भूतकाल, यानी कि वर्तमान में ही, मतलब जस्ट बीता हुआ, और बीता हुआ भूतकाल होता है, और जस्ट का मतलब आसन्न होता है। तो इसको आप कह सकते हैं आसन्न भूतकाल या फिर पूर्ण वर्तमान काल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्रश्न संख्या 25। निम्न में सही शब्द चुने। तो आपको जो सही शब्द बताना, यहाँ आदर्श लिखा है, ये सही है, बाकी सभी रूप गलत लिखे हैं, बस इतना ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 26। हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? कल सुनना मुझे या किसकी कृति है? क्या धूमिल की है, क्या श्रीलाल शुक्ल जी की है, या फिर भीष्म साहनी की है, या फिर यशपाल जी की है? किसकी है भाई कल सुनना मुझे? तो कहेंगे यह जो है कल सुनना मुझे, यह जो है सुदामा पांडे बेचैन धूमिल की रचना है। और इसको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और कब मिला है? तो बताएंगे 1979 में मिला है। अब आप बताएं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो बताएंगे 1955 में इसकी शुरुआत हुई है। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किसको है? तो बताएंगे माखन लाल, माखन लाल, माखन लाल, क्या नाम है भाई? चतुर्वेदी। क्या नाम है मेरे दोस्त? चतुर्वेदी। रचना कौन सी है? तो रचना बताएंगे क्या? क्या बताओगे मेरे दोस्त? तो बताओगे हिम तरंगिणी। क्या है भाई? हिम तरंगिणी रचना का नाम है, हिम तरंगिणी। ठीक है। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको, 1955 में शुरुआत हुई। प्रश्न संख्या 27 देखें। जीने की इच्छा, अर्थात जिसको जीने की इच्छा हो उसे क्या कहेंगे? सॉरी, जीने की इच्छा को क्या कहते हैं भाई? तो क्या कहते हैं? उसे जिज्ञासा कहते हैं। विकल्प बी आपका सही होगा। जिज्ञासु कैसे किसे कहते हैं? तो जानने की इच्छा, जानने की इच्छा को जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है। जिगीसु किसे कहते हैं? जीतने की इच्छा, कुछ भी, जीतने की इच्छा,
जीतने की इच्छा जो है जिगीषु कहती है, और पिपासु क्या होता है? पीने की इच्छा, कुछ भी पीने की इच्छा, अब कुछ भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न संख्या 28 देखिए, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? क्या किन्नर होगा, अहिंसा होगा, अंतरी होगा, या अपरिग्रह होगा? तो कौन सा होगा स्त्रीलिंग शब्द, यहां पर आप बताएं। तो यहाँ क्या होगा? तो बताएंगे यहाँ अहिंसा है, स्त्रीलिंग शब्द है। किन्नर तो नपुंसक होता है, ठीक है, ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 देखें, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो आप सभी जानते होंगे कि चाकू का बहुवचन रूप चाकू ही होता है। अकारांत, इकारांत, अका और आकारांत, इकारांत और ईकारांत, उकारांत और ओकारांत जो शब्द होते हैं पुल्लिंग शब्द, उनका बहुवचन रूप भी वही होता है। इतना याद रखिएगा। जब लास्ट में आ हो, बड़ा आ हो, ई हो या बड़ी ई हो, उ हो या बड़ो उ हो, और शब्द पुल्लिंग हो, तो उनका रूप नहीं बदलता बहुवचन में, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 30 देखिए, प्रश्न संख्या 30 देखें, कह रहा है बेताल पच्चीसी, बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? यह आपको बताना है। तो बेताल और पच्चीसी, पच्चीसी से तात्पर्य है 25 से है, और 25 संख्या कैसी है? तो कहेंगे यह पूर्ण संख्या है, तो यहां पर विकल्प हो जाएगा, पूर्ण संख्या वाचक हो जाएगा आपका। क्लियर है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 31, अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है, यानी कि जड़ जमा लेने का अर्थ क्या होगा? तो जड़ जमा लेने का अर्थ क्या होता है? स्थिति मजबूत करना, बस यही आप याद रखें, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है विकल्पों को। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 देखें, मुंशी प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मुंशी प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? क्या प्रताप पत्रिका है, हंस है, सरस्वती है, या फिर सुधा वर्षा है? तो क्या होगा? इसका जो विकल्प होगा वो विकल्प बी हो जाएगा मेरे भाई। इसका हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने किया था। अगर आपसे पूछा जाता कब किया था, तो बताएंगे 1930 में किया था। अगर आपसे पूछा जाता कहां से किया, तो आप बताएंगे दोस्त बनारस से किया था। ठीक है, बनारस से किया था। क्लियर है कि नहीं है कि नहीं? चलो आगे बढ़ो। प्रश्न संख्या 33, प्रश्न संख्या 33 देखो, गुण के विपरीत नाम इसके अर्थ को दर्शाती है, उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। कह रहा है कि जो लोकोक्ति दी है वो उसके विपरीत को दर्शाती है, तो उसमें क्या होगा ये आपको बताना है। क्या होगा भाई, ये आपको बताना है कि उसके नाम के विपरीत जो है दर्शाती है। क्या अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ न भाई, कंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा, या आंख के अंधे गांठ के पूरे, आंख का अंधा नाम नयन सुख। बात यह है अपने नाम के विपरीत, नाम तो नयन सुख है, नयन सुख का अर्थ होता है जिसको आंखों से सुख प्राप्त हो, आंखें हो, तो अब आंख का अंधा अर्थात विकल्प डी सही होगा, है ना? चलो प्रश्न संख्या 34 देखो, गूदड़ी का लाल इस मुहावरे से क्या आशय है? आप सभी लोग जानते हैं गूदड़ी का लाल का अर्थ होता है निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 देखिए, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? आप बताएं, क्या इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, व्यास मंगला प्रसाद पारितोष, या फिर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार? यह आपको बताना है कि इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, आपको जल्दी से बताना है। तो क्या बताएंगे,
कला और बूढ़ा चांद, रचनाकार सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। इनको जो है कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। और मिला कब था? तो बताएंगे 1960 में मिला था। 1960 में मिला था। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो किस रचना के लिए मिला था? आप सभी जानते हैं, चिदम्बरा के लिए मिला था। कौन सी रचना है? चिदम्बरा है। कब मिला? तो बताओगे 1968 1968 में मिला था। ठीक है। प्रश्न संख्या 36 देखें। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। केले छिलकों ... सब्जी खाइए। क्या? केले के छिलकों की सब्जी खाइए। विकल्प ए सही होगा, बाकी सब गलत है। क्लियर? चल, प्रश्न संख्या 37 देखें। श्वान निद्रा, श्वान निद्रा इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो श्वान निद्रा मुहावरे का अर्थ होता है सजग निद्रा। विकल्प बी सही होगा। इसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आराम से याद कर लीजिए। चलिए, प्रश्न संख्या 38 देखिए। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? कि जब कोई भाषा लिखी जाती है उसमें जो चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं और वो भी व्यवस्थित रूप से किए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्या लिपि कहेंगे, भाषा कहेंगे, व्याकरण कहेंगे या बोली कहेंगे? तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे कि व्यवस्थित भाषा के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। ठीक है, विकल्प आपका ए सही होगा। प्रश्न संख्या 39 देखें भाई। प्रश्न संख्या 39 देखें। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? क्या उसे विशेष कहते हैं, क्या विशेषण कहते हैं, प्राविशेषण या प्राविशेषण कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो कहेंगे संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विकल्प बी आपका सही होगा। ठीक है। और आज का जो अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40, क्या कह रहा है? निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? आपको त्रुटि बताना है। मृत्यु के मुख, यहां मुख होगा, मुख नहीं, मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। तो क्या गलत होगा? क्या सदैव सच को गलत है, बोलता है गलत है, जा रहा व्यक्ति, या फिर मृत्यु के मुख में? यहां मुख होगा बस। तो क्या होगा? तो कहेंगे मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को नहीं, सदैव सच ही बोलता है। अर्थात गलती कहां है? को की गलती है, जो कि यहां पर है। आपका विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने यह प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट कर लिया है हिंदी का, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ठीक लगा होगा और समझ आया होगा। ताकि आप लोग जो है अपनी राय कमेंट जरूर करें कि आपको यह सेशन कैसा लगा है, यह कमेंट करके बताएं। आपके आंसर यानी कि जो है कितने प्रश्न सही हुए हैं वह बताएं। ताकि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको जो है विस्तृत अध्ययन करने के लिए जो है आप दूसरा चैनल जो है चल रहा है स्टडी IQ मंत्रा, स्टडी IQ मंत्रा, जहां पर हिस्ट्री जो है इस समय हिस्ट्री सीरीज चल रही है, विस्तृत अध्ययन चल रहा है। धार्मिक आंदोलन कंप्लीट हो गया है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष अब हम लोग देखेंगे, तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और यहाँ आप लोग अपना कमेंट कीजिएगा जरूर। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक आप लोग बेहतर तरीके से अध्ययन करते रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।